हेलो एवरीवन। सो दो कंपनीज के Q1 रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी इंडस्ट्री से इनका रिजल्ट के साथ में कॉन कॉल भी हुआ आज, लेकिन इनका डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस अलग से करेंगे। एक्चुअली बहुत क्वार्टर के बाद आप देखोगे ये वाला जो कॉन कॉल था कल्याण का, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें मैनेजमेंट ने शेयर करी, कुछ नई स्ट्रेटेजीज ये बिजनेस जो प्लान कर रहा है फ्यूचर के लिए उस पर इन्होंने डिस्कशन किया। तो एक डिटेल एनालिसिस उस पर बनता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि बिजनेस का ओवरऑल आउटलुक क्या है, मोटा मोटा वो स्ट्रेटेजी क्या है, उससे बिजनेस पे किस तरीके के पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ में इंडिया शेल्टर, तो इंडिया शेल्टर का Q1 का रिजल्ट आया है आज, बट कॉन कॉल कंपनी का कल होगा। लेकिन नंबर्स हैं, नंबर्स में कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें खराब हैं, तो दोनों का एनालिसिस करके समझेंगे आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है। सो कल्याण से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी कल्याण का हमने कुछ वीक पहले देखा था, बिजनेस अपडेट आया था Q1 का, और वापस से सेम स्टोरी उन्होंने रिपोर्ट करी थी कि हर एक क्वार्टर में जो ये कंपनी, चाहे इनके छोटे प्लेयर्स हो जैसे सेनको, पीएन गडगिल और जो छोटे ज्वेलर्स हैं, उनको भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और जो बड़ा प्लेयर है जैसे टाइटन, उसको भी कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है। लास्ट 3-4 ईयर से ये चीज चल रही है और कल्याण उसको रिपीट करता जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो काफी लोग मिस कर रहे हैं कि कल्याण का जो इस क्वार्टर का 31% का रेवेन्यू ग्रोथ है, इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट ईयर Q1 में आपका जो बिजनेस का सेंटीमेंट है वो काफी खराब था, स्पेशली जो आपके कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस थे, जो B2C रिटेल वाले बिजनेसेस थे। इसी इंडस्ट्री के अंदर जब आप टाइटन और सेनको का नंबर देखोगे ना लास्ट ईयर के Q1 का, तो सेनको ने सिर्फ 9% से ग्रो किया था, टाइटन का सिर्फ 11-12% का ग्रोथ था। क्यों? बिकॉज हीट वेव था। उस हीट वेव में Q1 में बहुत सारे रिटेल बिजनेसेस इंपैक्ट हुए थे। आई थिंक इंडिया में बहुत सालों बाद उस तरीके का समर हमने देखा था, वैसा हीट वेव देखा था, और उसके साथ में आपका इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, जिससे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जो है वो डिसरप्ट हुई थी। तो उस वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट के ड्यूरेशन में कल्याण ने 25% का रेवेन्यू ग्रोथ शो किया था ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर, बाकी सबके खराब नंबर्स थे। और उस बेस के ऊपर अगेन कल्याण ने ये 31% का ग्रोथ नंबर शो किया। तो सिर्फ 31% का ग्रोथ नंबर इस बार सबको आउट परफॉर्म किया, ये आधा पिक्चर है। लेकिन एक हाई बेस के ऊपर जहां बाकी प्लेयर्स को एडवांटेज है लो बेस का, उसके बाद आप सबको आउट परफॉर्म कर रहे हो, तो ये आपको और अच्छा पिक्चर बता रहा है कल्याण के बारे में, उसकी बिजनेस की क्वालिटी बता रहा है। तो टॉप लाइन का नंबर तो हमारे पास था। अब देखते हैं ओवरऑल फुल रिजल्ट इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे। सो सबसे पहले इंडिया बिजनेस कल्याण का, इंडिया में 31% की सेल्स ग्रोथ है कंपनी की। और क्यों कल्याण कंसिस्टेंटली इस रेट से ग्रो कर पा रहा है? बिकॉज स्टोर एक्सपेंशन इनका सेम लगभग उसी पेस पे है। 32% से स्टोर एक्सपैंड हुए हैं कंपनी के इंडिया के अंदर। आप रिटेल बिजनेस में किसी भी बिजनेस को देखोगे ना, वो तभी फास्ट पेस पे ग्रो कर पाता है जब उसका स्टोर एक्सपेंशन अच्छा हो। जैसे V2 रिटेल, वो 50-60% का रेवेन्यू ग्रोथ क्यों देता है? क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन ही उस कंपनी का 40-50-60% का आता है। सेनको गोल्ड क्यों इतना पीछे रह जाता है कल्याण से? बिकॉज उसका स्टोर एक्सपेंशन 10-11-12% का आता है। तो SSG भी उस कंपनी का वही 6-7-10-12% का है। तो मैक्सिमम वो कंपनी 15 से 20% पे ही ग्रो कर पाती है, जबकि बहुत छोटा बेस है कल्याण के कंपैरिजन में। कल्याण इतने बड़े बेस पे ऑलरेडी लास्ट 3-4 साल में 30-40% पे ग्रो कर चुका है, स्टिल स्टोर एक्सपेंशन है 30%। इसीलिए कंपनी को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है कि ये 30% 35% के रेट से ग्रो कर पा रही है। देन इस साल की अगर हम बात करें तो इनका प्लान है कि कल्याण के ये टोटल 90 शोरूम्स ओपन करेंगे, और कैंडीज जो इनका सब ब्रांड है उसके 80 शोरूम्स ओपन करेंगे। उसमें से 10 शोरूम्स कंपनी ने इस क्वार्टर में इन्होंने ओपन कर दिए। कल्याण के 10 शोरूम्स इस क्वार्टर में ओपन हो गए। SSG कितना है कंपनी का? 18% का। तो ये कोई नया प्लेयर नहीं है, स्टोर बेस ऑलमोस्ट 300 का है। इतने बड़े बेस के ऊपर आपका 18% का 18% का SSG है, तो इसमें हमको एक चीज ये भी दिखा रहा है कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है। इवन दो गोल्ड के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन जो SSG का नंबर है ये आपको ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ग्राउंड पे फुटफॉल के टर्म्स में एटलीस्ट कल्याण के जो कस्टमर मार्केट है उसमें इतना ज्यादा उसका इंपैक्ट हमको देखने को नहीं मिला है। देन नए कस्टमर का रेवेन्यू में शेयर कितना है? 38% के आसपास। और कल्याण का जो ये पूरा स्टोर एक्सपेंशन हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, ये पूरा फोको मॉडल के थ्रू आया है। इसलिए आप देखोगे अब फोको मॉडल के थ्रू जो फोको स्टोर है कंपनी के, वो 43% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कल्याण को अगर आप देखोगे ना, तो आई थिंक लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर वाला जो दिवाली था, उस कॉन कॉल में इनकी मैनेजमेंट को काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, बिजनेस को भी एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था कि ठीक है आपका ग्रोथ तो अच्छा है, टाइटन से अच्छे पेस पे ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं आ रहा? आपके जो पुराने स्टोर्स हैं वो अब मेच्योर हो चुके हैं, तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं जनरेट कर पा रहे आपके बिजनेस के लिए? हालांकि उसको उसके बाद 1-2 क्वार्टर में इनका थोड़ा बहुत पैड ग्रोथ अच्छा हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर फिर आपका इंपोर्ट ड्यूटी आ गया और नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आया।
अब आप देखोगे लास्ट क्वार्टर से Q4 में और फिर से Q1 में इस कंपनी को काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। इस क्वार्टर में तो सुपर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। 31% का रेवेन्यू ग्रोथ है इंडिया बिजनेस में और 55% का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट ग्रोथ आया है कंपनी का इंडिया बिजनेस के अंदर। देन साउथ वर्सेस नॉन साउथ अगर हम देखें तो यही तो कल्याण की पूरी स्टोरी रही है, इसकी जर्नी रही है लास्ट 3-4 साल में। 2-3 साल पहले 70% जो इनके स्टोर्स थे वो सिर्फ साउथ में थे। आज कंपनी के 67% जो स्टोर्स हैं वो नॉन साउथ में है और रेवेन्यू आप देखोगे तो दोनों मार्केट में ग्रो कर रहा है। साउथ 30% से इतने बड़े बेस के ऊपर और नॉन साउथ 33% से। ऑफकोर्स वहां पे नया है वो मार्केट इस कंपनी के लिए। एसएसजी भी दोनों में स्ट्रॉन्ग है, 20% साउथ में, 16% आपका नॉन साउथ में। एंड प्रोडक्ट वाइज भी आप देखोगे तो चाहे गोल्ड प्रोडक्ट हो जिसमें 32% की रेवेन्यू ग्रोथ है या स्टड ज्वेलरी, आपका डायमंड ज्वेलरी हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट, उसमें भी 30% की ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं कोई एक स्पेसिफिक सेगमेंट अच्छा कर रहा है, गोल्ड प्लस डायमंड दोनों ज्वेलरीज कंपनी के लिए काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट बिजनेस इस कंपनी के लिए पहले काइंड ऑफ एवरेज ग्रोथ डिलीवर करता था, 10-12, 5%, 15% का ग्रोथ। नाउ अब लास्ट 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि इसमें भी ग्रोथ पिकअप कर रही है, 27% की ग्रोथ है। हालांकि स्टोर्स इसमें सेम है अभी भी लास्ट ईयर की तरह 36, और इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है और पैट ग्रोथ देखोगे तो आप 18% का है। कंसोल लेवल पे 31% की रेवेन्यू ग्रोथ है और बॉटम लाइन में 49% का ग्रोथ है। पैट मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छा मिला है कल्याण को। ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है बिकॉज आप 2-3 क्वार्टर पहले देखोगे जब कल्याण के साथ में वो पूरा एक स्टॉक में करेक्शन देखा था हमने कि 800 रुपए का स्टॉक ऑलमोस्ट 400 रुपए चला गया था। हर दिन हम देखते थे कि 4-5% का करेक्शन है, काफी र्यूमर्स भी थे। एंड आई नो आपने भी देखा होगा उस टाइम पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते थे, कैसे कैसे क्वेरीज आते थे। कई लोगों का ये भी क्वेरी था कि कल्याण का जो आरओई है वो काफी लो है। जैसे उस टाइम पे तो हमारे पास FY25 का डेटा नहीं था, FY24 का डेटा था। तो कई लोगों का पॉइंट था कि इसका आरओई सिर्फ 13-14% है और ये बिजनेस 30-35% पे 40% पे ग्रो कर रहा है। तो मार्केट को ये पता चल गया है कि इसका ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है लो आरओई की वजह से, इसीलिए मार्केट इसके स्टॉक को करेक्ट कर रहा है। तो वही पॉइंट है कि इवेंट होने के बाद हम कोई भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, कोई भी रीजन दे सकते हैं, बट एक्चुअली में अगर आप उससे पहले भी देखो तो जब से कल्याण का स्टॉक लिस्ट हुआ है 3 साल से कंसिस्टेंटली इस बिजनेस ने 25, 30, 35% के रेट से ग्रो किया है, बहुत हायर रेट से अगर आप उसको टाइटन से कंपेयर करोगे। और उस टाइम पे इस बिजनेस का आरओई सिर्फ 8-9% का था, सिंगल डिजिट का आरओई। तो जब सिंगल डिजिट वाला आरओई वाला बिजनेस अगर 3-4 साल में 25, 30, 35% पे ग्रो कर रहा है और अब उसका आरओई 13-14% पे आ गया है, और क्या उस बीच में उन्होंने डेट लिया? नहीं, इनफैक्ट उन्होंने डेट रिड्यूस किया। क्या उस बीच में इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट की थी? नहीं, जीरो इक्विटी डाइल्यूशन। तो बिना इक्विटी डाइल्यूट किए, बिना डेट लिए 8-9% का आरओई 14% चला गया विद 25, 30, 35% का टॉप लाइन में ग्रोथ, बॉटम लाइन में ग्रोथ। तो हम किस बेसिस पे ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि अभी स्टॉक करेक्ट हो गया तो मार्केट को अब पता चल गया कि इसका आरओई लो है और इतने पेस से ग्रो नहीं कर सकता। सो इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं जो सेम चीज अभी आप स्काई गोल्ड के साथ में देखोगे। क्यों इतना बार बार पैनिक हो रहा है? बिकॉज कहीं पे न्यूज आ रहा है कि प्रोमोटर की सेलिंग हुई है, कहीं पे अब वापस से डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि कैश फ्लो नेगेटिव है तो मार्केट नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनीज को ज्यादा टाइम तक रिवॉर्ड नहीं करता। कहीं पे आप डिस्कशन देखोगे कि B2B मॉडल है, सस्टेनेबल नहीं है, मार्जिन जो है वो काफी कम होते हैं, जबकि इनके मार्जिन इंप्रूव हुए, 3% से 6% का मार्जिन हुआ स्काई गोल्ड का। तो ये सारी चीजें आप देखोगे ना तो ये सब तभी आते हैं जब स्टॉक में हम इस तरीके का करेक्शन देखते हैं। यही स्काई गोल्ड का स्टॉक 6 महीने पहले हम देखते थे कि नया हाई पे नया हाई लगा रहा है। इवन 2 महीने पहले आप देखोगे तो स्टॉक 400 के आसपास था स्काई गोल्ड का। अब उसका स्टॉक क्योंकि 250, 260 के आसपास है तो कुछ तो हमको जस्टिफिकेशन देना है। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, जो भी मार्केट में है, कि हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमें कोई चीज नहीं पता। हमारा ईगो काफी बड़ा होता है उस टाइम के अंदर, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। स्पेशली स्टॉक प्राइस के रिलेटेड तो वर्ल्ड में आपको कोई नहीं बता सकता कि किसी कंपनी का स्टॉक क्यों इतना ज्यादा गिर रहा है, क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स हाँ, बिजनेस का कोई न्यूज आया है, बिजनेस का कोई अपडेट आया है, वो एक अलग केस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट्स होती है वो इररेशनल होती है शॉर्ट टर्म के अंदर। उसके बेसिस पे अगर हम कोई जजमेंट पास कर रहे हैं या कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो वो बहुत इररेशनल चीज है, वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर। अल्टीमेटली सारा कुछ आप देखोगे तो बिजनेस परफॉर्मेंस पे ही आता है। कल्याण का 2 क्वार्टर पहले वो सारी चीजें जरूर थी, स्टॉक 800 से 400 गया, आज आप देखोगे ऑलमोस्ट 600 के आसपास स्टॉक आ गया, 50% वहां से रिकवर हो चुका है। और क्यों हुआ? बिकॉज बिजनेस अच्छा करता गया, तो वो सारे र्यूमर्स थे वो सब ठीक ठाक हो गए एंड वापस से मार्केट ने रिवॉर्ड किया, वो भी ऐसी मार्केट के अंदर।
सेम आप देखोगे यथार्थ के स्टॉक के साथ में हुआ था, 700 का स्टॉक 350 आ गया था। क्यों? बिकॉज क्यूआईपी के बाद कोई एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको कुछ चीजें ठीक नहीं लगी और उन्होंने इनको अपने कवरेज से एक्सक्लूड कर दिया और स्टॉक में हमने करेक्शन देखा। वापस से बिजनेस की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रही, आप देखोगे स्टॉक अब वापस से 700 के आसपास टच कर रहा है। V2 रिटेल के साथ में भी कुछ टाइम पहले सेम चीज हुई थी, 2100 रुपीज का स्टॉक आपका ऑलमोस्ट 1600-1500 आ गया था जब आपका वो सीईओ ने रिजाइन किया था। बिजनेस परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा, स्टॉक आप देखोगे वापस से रिकवर हुआ, अभी रिजल्ट के बाद वापस से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो ये मोस्टली आप उन बिजनेसेस के साथ में देखोगे जिनका ग्रोथ सबसे अच्छा होता है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जो आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं पूरी इंडस्ट्री को और ऑलरेडी स्टॉक एक अच्छा रनअप दे चुका होता है। तो जब भी इस तरीके का करेक्शन देखते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो हमको जजमेंट पास करना है कि क्यों ये करेक्शन आ रहा है, या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। बट आई मीन इवेंचुअली आप देखोगे सारी चीजें आ जाती है आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस पे। हाँ, कल को चल के अगर स्काई गोल्ड के बिजनेस में भी कुछ खराब चीजें निकलती है तो एक अलग केस हो सकता है, तब हमको अपना व्यू चेंज करना होगा। लेकिन अभी सिर्फ स्टॉक प्राइस मूवमेंट के ऊपर हम कैसे अपना जजमेंट चेंज कर सकते हैं, व्यू चेंज कर सकते हैं। आई मीन 2 वीक पहले हमने उसके बिजनेस का रिजल्ट डिस्कस किया, कॉन कॉल डिस्कस किया, सारी चीजें अच्छी है, गाइडेंस मेंटेन किया है, मार्जिन और इंप्रूव हो रहे हैं, आरओई का नंबर और इंप्रूव हो रहा है, आरओसी कंपनी कह रही है 30% तक हम लेके जाएंगे, मार्केट शेयर गेन करने का एस्पिरेशन है। हार्डली आपको कुछ चीजें दिखती हैं जो खराब है उस बिजनेस के अंदर। कैश फ्लो नेगेटिव है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा 2027 के एंड तक। तो आई मीन सारी चीजें जब ठीक है, सिर्फ स्टॉक प्राइस गिर रहा है, उसके बेसिस पे हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो फोकस इसलिए हमारा बार बार बिजनेस की तरफ होना चाहिए। एनी हाउ, अभी कल्याण पे वापस आते हैं। सो आप लोगों का एक्चुअली बहुत बार वो क्वेरी आता है, सो आई थॉट कि उसको एक बार हम डिस्कस कर ले और अच्छे से समझ ले। तो वही कल्याण के साथ में भी हुआ था, आप देखोगे वैसा चीज हुआ, बिजनेस अच्छा करता रहा, स्टॉक पूरा रिकवर हो गया। और अब आप देखोगे तो इंक्रीमेंटल आरओई कितना है इसका, 18% का, आरओसी कितना है, 22% का। देन एक और चीज, अगर हम इनके मार्जिन वगैरह देखें कंसोलिडेटेड नंबर्स में, तो ग्रॉस मार्जिन तो कंपनी के हालांकि लास्ट ईयर से थोड़े से कम हुए बिकॉज ये फोको मॉडल के अंदर स्टोर ओपन कर रहे हैं, बट इबिट्टा मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। एंड आई थिंक ये 2 साल या 2-2.5 साल के बाद पहला ऐसा क्वार्टर देखने को मिला है कल्याण का, जहां पे सिक्वेंशियली प्लस वाई कंपनी के जो इबिट्टा मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट है। वरना जनरली इस कंपनी का इबिट्टा मार्जिन भी नीचे जा रहा था, 8% के मार्जिन 6% के आसपास आ गए थे। इस क्वार्टर में एक अच्छी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। पैट मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं एंड ओवरऑल प्रॉफिट में 49% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे, फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का 22% से इंक्रीज हुआ है वाई, जबकि हमने पास्ट में डिस्कस किया है कि कल्याण डेट रिडक्शन वाले फेज में है। तो अगर आप डेट रिड्यूस कर रहे हो तो फाइनेंस कॉस्ट क्यों बढ़ा है, इस पे भी अभी हम इनके कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल नंबर्स थे कल्याण के, सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे, चाहे आप टॉप लाइन का ग्रोथ देखो, मार्जिन में एक्सपेंशन देखो या ऑपरेटिंग लेवरेज देखो, हर एक चीज में काफी अच्छे नंबर्स हैं। अभी कंपनी का कॉन कॉल का मेन हाईलाइट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट कि इनका ये फाइनेंस कॉस्ट क्यों इंक्रीज हुआ कंपनी का वाई लेवल पे। तो कल्याण ने अभी क्या किया है, एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए जो ये कंपनी डेट रिडक्शन वाले फेज में थी ना, उसको इन्होंने पॉज कर दिया है। वो क्या बोलते हैं, एक तरीके का विराम चिन्ह लगा दिया एक तरीके का कुछ टाइम के लिए। क्यों लगाया है, बिकॉज इनके जो कुछ रियल स्टेट एसेट्स थे जो बैंक्स के पास में कोलैटरल वगैरह पड़े थे, तो वो बैंक को रिलीज करना था, लेकिन अभी तक बैंक ने वो रिलीज किया नहीं है। तो मैनेजमेंट कह रहा है जब तक वो हमारा कोलैटरल रिलीज नहीं हो जाता बैंक्स की तरफ से, तब तक हम डेट रिड्यूस और नहीं करेंगे। 200 करोड़ के आसपास का वो कोलैटरल है। तो अभी कंपनी उस कैश को यूज करेगी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, जो ये फ्यूचर के लिए और प्लान कर रहे हैं। तो अभी थोड़े टाइम के लिए डेट रिड्यूस नहीं होगा और ये जो कैश है कंपनी वो इंटरनली यूज करेगी। जब वो कोलैटरल रिलीज हो जाएगा तो वापस से कंपनी वापस से डेट रिडक्शन वाले फेज को कंटिन्यू करेगी। दूसरा आपका अपडेट आता है कैंडीर को लेकर के। तो कैंडीर का इस साल का टारगेट है कि 80 स्टोर ही ओपन करेंगे ओवरऑल, और इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में गाइडेंस दिया था कि अब कैंडीर उस पोजीशन में है जहां पे हम इसकी ब्रांड कैंपेनिंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने थोड़ा बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हो तो शाहरुख खान को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैंडीर का। आई थिंक जून के आसपास इन्होंने ये मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया था। और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि कैंडीर का जब से ब्रांड कैंपेन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से हमारा जो फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो होता है रिटेल बिजनेस के अंदर, वो अब 75% हो गया है। यानी अगर 100 लोग मेरे स्टोर के अंदर आ रहे हैं तो उसमें से 75 लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ आइटम परचेज करके जा रहे हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है कैंडीज जैसे ब्रांड के लिए, बिकॉज ये बहुत पुराना ब्रांड नहीं है। अनलाइक कल्याण या पीएन गाडगिल का आप देखोगे जिसका फुटफॉल टू कन्वर्जन आई थिंक 90% के आसपास है। ये नया ब्रांड है, कुछ टाइम पहले इन्होंने इसका फिजिकल स्टोर एक्सपेंशन स्टार्ट किया है, और उसके बाद अगर आपका फुटफॉल टू कन्वर्जन 75% हो गया है तो ये काफी अच्छा नंबर है कंपनी के लिए। एंड मैनेजमेंट कह रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कैंडीर हमारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट इसका पॉजिटिव हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY26। तो ये काफी पॉजिटिव गाइडेंस है।
देन दूसरा काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो कल्याण की एक नई स्ट्रेटेजी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। अभी तक कल्याण के कितने फॉर्मेट स्टोर्स थे? 2 फॉर्मेट स्टोर है। पहला तो इनका वो कल्याण का ट्रेडिशनल मॉडल, ट्रेडिशनल ज्वेलरी जहां पे कंपनी सेल करती है। दूसरा इनका कैंडील वाला मॉडल जहां पे कंपनी लाइफस्टाइल ज्वेलरी सेल करती है, यंग जनरेशन को, जेनजी को बेसिकली टारगेट करने के लिए। अब ये कंपनी थर्ड फॉर्मेट के अंदर एंटर करने का प्लान कर रही है। तो ये थर्ड फॉर्मेट क्या है? सो थर्ड फॉर्मेट है इनका रीजनल ब्रांड्स का। कल्याण एक्सक्लूसिवली रीजनल ब्रांड्स लॉन्च करने का प्लान कर रही है आने वाले टाइम के अंदर। तो सबसे पहले तो उसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव रीजनल ब्रांड्स होता क्या है? एक्सक्लूसिव रीजनल ब्रांड्स का मतलब यह है कि कल्याण हर एक स्टेट के अंदर वहां का जो टेस्ट है, वहां का जो लोकल कल्चर है, जैसे वहां के फेस्टिवल्स होते हैं, जिस तरीके का वहां का मतलब एक तरीके का डिमांड होता है जिस ज्वेलरी का, जैसे डिजाइन वहां पे चलते हैं, उस तरीके का ब्रांड एक अपना बनाएगा हर एक स्टेट में। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में अगर ये बना रहे हैं तो उस स्टेट में जो आपके 12 महीना होता है, पूरा साल होता है, किस किस तरीके के सीजन आते हैं, कैसे फेस्टिवल्स होते हैं, हर एक फेस्टिवल में किस तरीके का लोकल डिजाइन ज्यादा चलता है, तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्हीं डिजाइन के ऊपर फोकस होगा। मतलब ना वो ये लाइट वेट ज्वेलरी सेल करेगा, ना वो ब्रांड इनका कल्याण का ट्रेडिशनल ज्वेलरी सेल करेगा, उसका बिल्कुल डिफरेंट मार्केट होगा, टोटली प्योर रीजनल ब्रांड, और वो सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट पे फोकस करेगा। सेम कंपनी एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करेगी यूपी के अंदर, सेम ये लॉन्च करेंगे अपने फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर। तो स्टेट स्पेसिफिक रीजनल ब्रांड्स बनाने के ऊपर फोकस है। और इस इंडस्ट्री में अभी तक आप किसी भी और प्लेयर को देखोगे तो कोई भी और कंपनी इस तरीके का स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रही है। हाँ, 2 फॉर्मेट स्टोर हर कोई फॉलो कर रहा है, जैसे टाइटन का भी आप देखोगे तनिष्क ट्रेडिशनल ब्रांड है और लाइट वेट ज्वेलरी में उनका मिया वगैरह है। सेनको का भी आपका एक ट्रेडिशनल ब्रांड है, दूसरा उनका सैनीज है। पीएन गडगिल का भी एक उनका ट्रेडिशनल ब्रांड है, और एक अभी उन्होंने लेटेस्ट अनाउंस किया है लाइफ स्टाइल बाय पीएनजी। कल्याण का भी अभी तक 2 ही था, लेकिन ये एक इन्होंने नया स्ट्रेटेजी बिल्ड किया है आपका रीजनल ब्रांड्स का। पॉइंट आता है कि कंपनी ये क्यों करने का ट्राई कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। सो मैनेजमेंट का कहना है, आज अगर आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में देखोगे ना तो 40% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का है, 60% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का है। और ये हम सबको पता है कि आने वाले 5 साल 7 साल के अंदर ये मार्केट जो है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज के पास आ जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट 5-10 ईयर्स में हम 20%, 30% से 40% पे आ गए। तो अब अगले 5-7 ईयर्स में ये मार्केट ऑलमोस्ट 90-100% ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास आ जाएगी, ये चीज सबको पता है। बट हमको ये चाहिए कि वो जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर आएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में, उसमें से ज्यादा जो शेयर है वो हमको कैप्चर करना है। और वो आप तब कर सकते हो जब आप उस लेवल के कस्टमर्स पे खुद जाके पहुंचो। तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि आज अगर आप देखोगे ना, जो लोकल रीजनल ब्रांड्स हैं उनके जो कस्टमर्स हैं वो इतनी जल्दी हमारे पास नहीं आने वाले, मतलब उनका मार्केट हमारे पास आने में अभी काफी टाइम लगेगा। क्यों? बिकॉज आज जो हमारा कस्टमर है, जो मेन कल्याण का कस्टमर है, उसका तो एस्पिरेशन ही यही होता है कि हमको किसी ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनीज के साथ में डील करना है, उसी का कस्टमर बनना है। जो कैंडीर का फॉर्मेट है वो वैसे भी जेनजी को टारगेट करता है, तो उनके लिए भी जो उस कस्टमर बास्केट को टारगेट करना है वो काफी ईजी है। लेकिन जो रीजनल कस्टमर का जो ब्रांड है ना, रीजनल ब्रांड का जो कस्टमर है, वो प्राइस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। उसका ये एस्पिरेशन ही नहीं है कि मुझे कल्याण के पास में जाना है या मुझे एक लाइट वेट ज्वेलरी वाला डिजाइन चाहिए। वो खुश है, वो उस प्राइस में उस ज्वेलर के साथ में काफी खुश है। तो उसको अगर अपना कस्टमर बनाना है तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमको खुद उनके पास जाना पड़ेगा, मतलब हमको खुद रीजनल ब्रांड बनना पड़ेगा। उसी वही फ्लेवर, वही टेस्ट उनको देना पड़ेगा, वही डिजाइन देना पड़ेगा, वो भी उनके प्राइस के अंदर, उनके बजट के अंदर, ताकि हम उस कस्टमर को कैप्चर कर पाए, उस मार्केट को कैप्चर कर पाए। देन पॉइंट आता है कि कंपनी उस प्राइस में कैसे खेलेगी, मतलब उस प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को कैसे अपने पास अट्रैक्ट करेगी। तो यहां पे इनकी तीसरी स्ट्रेटेजी आती है, जो है कल्याण की प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी। अब प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या हो गया? गोल्ड ज्वेलरी वगैरह प्रोक्योर करना। इसमें कल्याण एक बहुत डिफरेंट चीज फॉलो करने वाला है। इसको ये कह रहे हैं लीन क्रेडिट पीरियड। लीन क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्रेडिट पीरियड है, मतलब जो पेएबल डेज जिसको बोलते हैं, कि कितने दिन, उधारी के दिन जिसको हम बोलते हैं, सिंपल हिंदी में बोले कि किसी से मैंने सामान ले लिया, अब मैं उसको कितने दिन में पैसा दे रहा हूं। इस चीज को कंपनी इंप्रूव करने को देख रही है, प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी कंपनी अपनी चेंज करने को देख रही है। क्यों चेंज करने को देख रही है? तो इसका पहले आप सिग्निफिकेंस समझो कि अभी कल्याण कैसे ऑपरेट करता है। आज कल्याण क्या करता है, इनके पूरे इंडिया में जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्काई गोल्ड भी उसके अंदर आता है, तो कल्याण क्या करता है, उनसे ज्वेलरी वगैरह ले लेता है, और जो पैसा इनको देना होता है वो 30 से 33 डेज के बाद देते हैं, यानी 1 महीना प्लस 3 दिन के बाद कंपनी अपने वेंडर को पैसा देता है। अब कल्याण ऐसा क्यों कर पाता है? बिकॉज एक तो पैन इंडिया प्लेयर है, B2C प्लेयर है, ब्रांडेड प्लेयर है, और वो सारे वेंडर्स हैं, B2B प्लेयर्स हैं,
तो उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि कल्याण उनसे अपना जो इन्वेंट्री है वो परचेज कर रहा है, बिकॉज उनके पास पैन इंडिया लेवल पे वेंडर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर वगैरह अवेलेबल हैं, तो वो इस चीज में एग्री हो जाते हैं। लेकिन हर एक चीज की कॉस्ट होती है, हर एक चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अगर इनका जो आज वेंडर है वो इस चीज पे एग्री हो रहा है कि आप हमें जो पैसा है वो 30 दिन के बाद 33 डेज के बाद दोगे, तो इनका वेंडर इनको ये बोलता है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको फिर फिल करनी पड़ेगी। इसका मतलब आप अगर हमसे 1 महीने के बाद हमको कैश दोगे तो हम आपको उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप हमसे कैश में ले लोगे तो हम आपको 100 रुपीज में दे देंगे। अगर आप हमको 10 डेज के बाद पैसा दोगे तो हम आपको 110 रुपीज चार्ज करेंगे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप हमको 1 महीने के बाद पैसा दोगे तो ये जो ज्वेलरी है ये हम आपको 120 रुपीज का चार्ज करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, तो वेंडर भी तो अपना मार्जिन कहीं से पूरा करेगा, क्योंकि 30 दिन के बाद जाके उसको वो पैसा मिलने वाला है। और कल्याण इस चीज के लिए एग्री हो जाता है, बिकॉज कल्याण को पता है कि 1 महीने के अंदर वो काफी बार इन्वेंट्री टर्न कर लेगा, वेल ब्रांडेड प्लेयर है। उसका जो क्या बोलते हैं उसको ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस में वो काफी अच्छा मार्जिन बना लेगा, तो कल्याण भी उस चीज के लिए एग्री है। लेकिन अब क्योंकि कल्याण को उतरना है ये रीजनल वाले मार्केट के अंदर, प्राइस सेंसिटिव मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे इसको कॉस्ट को इंप्रूव करना है, अपने कॉस्ट को और ज्यादा कम करना है, ताकि वो लोकल प्लेयर से वो अच्छे से compete कर पाए। सो कल्याण क्या कह रहा है कि अब मैं अपने जो वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको 30 डेज में पैसा नहीं दूंगा। अब मैं उसको 1/3 कर दूंगा, यानी कि मैं सिर्फ 10 डेज के अंदर उनको उनका जो भी पेमेंट बनता है वो पे कर दूंगा। तो कितना इंप्रूवमेंट हो गया, आप मतलब मोटा मोटा आप देखोगे 1/3 इंप्रूवमेंट हो गया। 30 डेज की जगह 10 डेज के अंदर ये पैसा दे रहे हैं। वेंडर को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? वेंडर को बेनिफिट मिलेगा कि उसके बिजनेस में कैश जल्दी आ जाएगा, वो उस कैश को कहीं और पे यूज कर सकता है। लेकिन वेंडर को इसके कंपैरिजन में कल्याण को बेनिफिट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल्याण भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेगा। कल्याण पहले 30 दिन में पैसा देता था, अब 10 दिन में दे रहा है, तो कल्याण भी बोलेगा कि अगर मैं आपको 10 दिन में पैसा दे रहा हूं तो मैं आपको 120 रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 110 रुपए दूंगा। तो मेरा प्राइसिंग बच गया, यानी कल्याण को कॉस्ट कम पड़ गया। तो वेंडर को भी बेनिफिट हो गया, कल्याण को भी बेनिफिट हो गया। और कल्याण ये जो कॉस्ट में उसको बेनिफिट मिलेगा, इसको वो लेवरेज करेगा, उसको वो अपॉर्चुनिटी को यूज करेगा उस रीजनल ब्रांड के अंदर। यानी वो जो कस्टमर है उसको भी बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि वो एक कॉर्पोरेट ज्वेलर के साथ में, एक ऑर्गेनाइज ज्वेलर के साथ में उसकी सर्विसेज ऑफर कर अफोर्ड कर पा रहा है, वो भी अपने बजट के अंदर। तो पूरा विन विन सिचुएशन हो गया। सो ये कल्याण की स्ट्रेटेजी है कि यहां से वो अपना कॉस्ट रिड्यूस करेंगे और उसको वो यूज करेंगे अपने एक्सक्लूसिव रीजनल ब्रांड्स को बनाने के अंदर। प्लस ये जो इस क्वार्टर में अभी हमने देखा कि कल्याण का मार्जिन इंप्रूव हुआ है, बिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, उसमें एक बड़ा रीजन ये भी है कि कल्याण ने ये जो मार्च से आपका जून तक का जो क्वार्टर गया है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट एक रन किया था इन्होंने अपने मेन कल्याण बिजनेस के अंदर, जहां पे ऑलरेडी इन्होंने कुछ वेंडर्स को 10 डेज में पेमेंट देना स्टार्ट कर दिया था, और उसका इनको बेनिफिट मिला कॉस्ट में, जिसकी वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन से बिट्टा मार्जिन में हमको, ग्रॉस मार्जिन में तो नहीं क्योंकि फोको मॉडल में आप शेयर करते हो फ्रेंचाइजी से रेवेन्यू, लेकिन इबिट्टा मार्जिन में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला कंपनी के। और कंपनी का कहना है कि ये जो जो कैपिटल हमने यूज किया इस वाले मॉडल के लिए, ये जो लीन क्रेडिट पीरियड जिसको बोलते हैं, उसका जो आरओआई था वो बहुत अच्छा था कंपैरिजन टू हमारा जो नॉर्मल बिजनेस का जो आरओआई आता है, यानी जो आरओसीई है, रोसी जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इस वाले मॉडल में काफी अच्छा है कल्याण के लिए, जो ये अभी तक मॉडल फॉलो करते हैं। और मार्जिन एक्रेटिव भी है, तो डबल बेनिफिट है कल्याण के लिए। एक तो ये इनके मार्जिन को भी इंप्रूव करेगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी कंपनी की, एट द सेम टाइम कंपनी का आरओसी भी बढ़ेगा, तो दोनों जगह पे बेनिफिट मिलेगा कल्याण को। तो ये एक नई स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। इसके अलावा दो और अपडेट है, एक छोटे अपडेट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक तो इन्होंने केरला में एक लैंड एक्वायर किया है, केरला की गवर्नमेंट से आई थिंक। सो वहां पे ये कंपनी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पार्क बना रही है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग पार्क किसके लिए बना रही है? अपने वेंडर्स के लिए। तो कल्याण के जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े नहीं, छोटे मतलब जिनका 3 से 4 5 लोगों की टीम है, उनके लिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क बना रहे हैं, ताकि वो सारे छोटे वेंडर्स इनके एक जगह पे बिजनेस ऑपरेट कर पाए, एक्सक्लूसिवली कल्याण के साथ वो डील कर पाए। इसमें बेनिफिट क्या होगा? तो ये मार्जिन एक्रेटिव तो नहीं है, लेकिन बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो जो इनकी प्रोक्योरमेंट है वो काफी एफिशिएंट हो जाएगी। जैसे आज इनको इन्वेंट्री कहीं से मतलब सप्लाई चेन जो सप्लाई करनी होती है, इनको लानी होती है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, अलग अलग वेंडर्स के पास जाना पड़ता है। अब वो एक ही जगह पे साउथ के अंदर, ये केरला के अंदर बना रहे हैं अभी, तो एक ही जगह पे सारे वेंडर से एक साथ ये अपना इन्वेंट्री जो है सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप जो डिजाइन का क्यूसी करते हो, क्वालिटी चेक करते हो ना कि डिजाइन मेरे अकॉर्डिंग बना है नहीं बना है, वो कंपनी काफी फास्ट कर सकती है। वरना क्या होता है, हर एक वेंडर से सैंपल लेते हो, फिर आप उसको तो ये आपकी एफ ओवरऑल
कहने का मतलब है आप कस्टमाइजेशन काफी फास्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी इस सीजन के लिए वैसा डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे किसी और तरीके का डिजाइन चाहिए, तो मैं इसको काफी फास्ट तरीके से अपने वेंडर्स वगैरह से उसको अप्रूव करवा सकता हूँ, उसको चेंज करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीजों में एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो जाएगी कंपनी की। अभी ये एक ही प्लान कर रहे हैं केरला के अंदर। इसमें जैसा रिस्पॉन्स आएगा फिर उसके बाद कल्याण इसको साउथ के अंदर बाकी स्टेट्स के अंदर एक्सपेंड करेगा और फिर कंपनी नॉन साउथ मार्केट में भी जाएगी। एक्सक्लूसिव ब्रांड वाला जो भी इनका प्लान है ना, अभी उसमें भी कंपनी का यही प्लान है कि पहला ये स्टोर ओपन करेंगे दिसंबर से पहले। दिसंबर से पहले कंपनी अपना पहला स्टोर ओपन करेगी और उसके बाद अगले एक साल के अंदर कंपनी टोटल 5 स्टोर ओपन करेगी ये एक्सक्लूसिव ब्रांड के। और उनका रिस्पॉन्स कैसा आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि कल्याण उसको आगे किस तरीके से पेनिट्रेट करेगा। ये जो पहले 5 स्टोर्स होंगे कल्याण के रीजनल ब्रांड के, ये सारे कोको मॉडल के अंदर होंगे, मतलब कंपनी उसको खुद फंड करेगी और 300 करोड़ के आसपास का उसका टोटल कैपिटल आएगा, इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है। और उसके बाद कंपनी इसको फोको मॉडल के ऊपर एक्सपेंड करने को देखेगी अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो ये इनका उसका स्ट्रेटेजी है। देन एक और छोटा सा अपडेट है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो कल्याण खुद मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी एंटर करने का प्लान कर रहा है, नियर टर्म में नहीं लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अभी तो इन्होंने कुछ उस पर कमेंट दिया ही नहीं है कि कब स्टार्ट करेंगे, कितना कैपिटल लगेगा, कितना इन हाउस बनाने को देखेंगे, कितना आउटसोर्स रखेंगे, ये सब कुछ अभी इन्होंने बताया नहीं है। सिर्फ एक अपडेट दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे हमारे रडार के ऊपर है, हमारी प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, बट नियर टर्म में नहीं है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में है। नियर टर्म में अभी यही दो चीजें हैं, एक तो वो कैंडिल वाला, दूसरा ये रीजनल ब्रांड्स वाला, जिसको कंपनी अभी अगले कॉन कॉल में काफी अच्छे प्लानिंग के साथ बताएगी कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कैसा एक्सपेंशन रहेगा, ये सारी चीजें बताएगी। और ये मार्जिन एक्रेटिव भी है, आरओसी एक्रेटिव भी है। और फिर उसके बाद आप बोल सकते हो दूसरा नियर टर्म में है इनका ये मैन्युफैक्चरिंग पार्क वाला, जहां पे अपने वेंडर्स को कंपनी वहां पे रखेगी। एक और रीजन ये भी है मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने का कि ये यंगर जनरेशन को एक तरीके से इंस्पायर करना चाहते हैं कि वो भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आए। सो वो भी एक कंपनी का पर्सपेक्टिव है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने का। तो ये पूरा अपडेट है कल्याण का। अब आई नो हम में से बहुत सारे लोगों का डाउट आएगा कि अगर ये खुद मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गए तो स्काई गोल्ड का क्या होगा। सो उसमें एक चीज आपको समझनी होगी, स्काई गोल्ड के खुद के मैनेजमेंट ने बहुत बार इस चीज को बताया है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। मतलब इतना इजी नहीं है कि कोई रिटेल ज्वेलर एकदम से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाए। क्योंकि पास्ट में उनका कहना है कि कुछ ज्वेलर्स ने इसको ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ही मंथ्स के बाद उनके स्टोर पे जो सेल है वो एकदम से रुक गई। क्यों रुक गई? बिकॉज उनका सेम डिजाइन रिपीट हो रहा था हर एक स्टोर के अंदर। और इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि सबसे यूनिकनेस और सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट ये है इंडिया में ज्वेलरी बिजनेस का, कि हर एक स्टेट में, हर एक सीजन में, हर एक मंथ में जो ज्वेलरी का कस्टमर का जो प्रेफरेंस है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो उतने डीपर लेवल पे आपको R&D करना पड़ता है, उतने डीपर लेवल पे आपको कंज्यूमर का सेंटीमेंट समझना पड़ता है और आपको फास्ट पेस पे इन्वेंट्री डिजाइन वगैरह बनानी पड़ती है। तो काफी चैलेंजिंग है, स्पेशली अगर आप पैन इंडिया प्लेयर हो। अब कल्याण उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे स्टार्ट करेगा, वो हमको देखना होगा। अगर करता है आगे चल के, तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड का कल्याण जो है वो स्काई गोल्ड से 7 से 9% अपनी इन्वेंट्री का परचेज करता है। एक चीज ये भी है कि स्काई गोल्ड खुद भी एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपोर्ट उनका 12% है, 2-3 साल में 30% तक चला जाएगा। तो स्काई गोल्ड का भी रेवेन्यू बेस बढ़ता जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। एंड कल्याण का भी ये जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट होने में मीडियम टर्म में ही आएगा ये सारा प्लान। और उसके बाद पूरा इन हाउस करेंगे। आई रियली डाउट कि वो सारा का सारा इन हाउस करेंगे, इतना बड़ा रिस्क लेंगे। स्टिल उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चलता रहेगा, बट ये देखना पड़ेगा कि कितना पार्ट वो खुद इन हाउस करते हैं। उसमें भी कंपनी पहले टेस्टिंग करेगी कि कितना उनका उस पर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है कस्टमर्स का। तो काफी मीडियम टर्म वाली चीजें हैं। अभी तो वही है कि हमको ट्रैक करते रहना है, आगे कल अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी, नेगेटिव चीजें होंगी, तब ऑफकोर्स वी नो कि हमारा व्यू किस तरीके से चेंज करना है हमको। बट अभी ऐसा कोई नियर टर्म में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस इस चीज का लगता नहीं है। अब लास्टली अगर इनका प्रोजेक्शन वगैरह देखोगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, तो अभी इस क्वार्टर में इनके 264 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट करा है। और मैनेजमेंट ने डिमांड के बारे में बोला है कि इवन दो Q1 में गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, स्टिल अगर आप हमारा SSG देखोगे तो 18% का है। तो ये क्लियर इंडिकेटर है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारा जो रेवेन्यू का नंबर है या जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए Q1 के कंपैरिजन में। ये मैनेजमेंट डायरेक्टली गाइडेंस तो देती नहीं है रेवेन्यू का, लेकिन आपको इस तरीके की इंडिकेट करते हैं, एक तरीके का हिंट देते हैं। और हाँ, जुलाई और अगस्त को अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के जुलाई अगस्त से, तब ऑफकोर्स मैनेजमेंट कह रहा है कि आपको बेस इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा नंबर कम दिखेगा, ग्रोथ कम दिखेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई में आपका इंपोर्ट ड्यूटी कट किया हमारी गवर्नमेंट ने।
तो उसका एडवांटेज मिला था सारे ज्वेलर्स को। लेकिन स्टिल मैनेजमेंट कह रहा है कि इस बार नवरात्रे आपके थोड़े से जल्दी हैं, तो उसका हमको एडवांटेज मिलेगा। एंड स्टिल हमारा मानना है कि Q2 हम एक अच्छे नोट पे एंड करेंगे, प्लस आगे का जो फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग सीजन है, उसके लिए हमने अभी से कलेक्शन डिजाइन वगैरह पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि जो ग्रोथ इन्होंने Q1 में रखी है ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही आने वाले क्वार्टर्स में भी रहेंगे। स्टिल अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लें एंड लेट्स सपोज की कंपनी 25% पे ग्रो करती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, और मार्जिन के लिए इन्होंने बोला है कि ये वाला मॉडल ये फॉलो करेंगे, ये लीन क्रेडिट पीरियड वाला, तो मार्जिन और इंप्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में। दूसरा, पिछले साल Q2 और Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ा था इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से। इस बार उसकी वजह से पैट में और अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट फिर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं पैट के अंदर। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ होगा इनका 25%, लेट सपोज पैट ग्रोथ होता है कंपनी का 30%, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अगले 3 क्वार्टर्स में यानी कि नेक्स्ट 9 मंथ्स में कंपनी का जो पैट है वो अराउंड 698-700 करोड़ के आसपास आता है। और उस पर आप Q1 का ये 264 करोड़ का पैट ऐड कर दोगे तो पूरे साल का जो पैट है वो अराउंड 970 करोड़ का बनता है इस कंपनी का। तो 970 का नेट प्रॉफिट आ गया आपका एज ऑफ FY26। ये अभी के बेसिस पे जो मैनेजमेंट ने डिमांड फोरकास्ट दिया है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे कंपनी के करंट मार्केट कैप से, तो जो फॉरवर्ड पी है इनका वो 62-63 के आसपास आता है। मतलब करंट पी है स्टॉक का 76, बट फॉरवर्ड पी इस अर्निंग के बेसिस पे 62-63 के आसपास आ रहा है। तो अगर आप इनका पैग रेशियो देखोगे ना तो 1.7-1.8 के आसपास बनता है। ऑफ कोर्स जनरली हम देखते हैं कि 1.5 का पैग रेशियो या 1 का पैग रेशियो तो बहुत ही अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर लग सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है इसका। लेकिन हमने बार बार डिस्कस किया और प्रैक्टिकली इस चीज को देखा भी है कि कोई भी बिजनेस किसी भी इंडस्ट्री में अगर आउट परफॉर्मर रहता है, कंसिस्टेंटली हर एक प्लेयर को आउट परफॉर्म करता है, चाहे छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो, तो आई मीन मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यूएशन ही देता है। और उस वैल्यूएशन से ही वो एक बहुत डिसेंट रिटर्न जनरेट करता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, जब तक चीजें उसके फेवर में चलती है, या तो कोई और उसको आउट परफॉर्म करना स्टार्ट ना कर दे, या स्पेसिफिकली उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो कल्याण अभी करंटली उसी पोजीशन के अंदर है। तो ओवरऑल अगर आप फोरकास्ट देखोगे, आगे का प्रोस्पेक्ट देखोगे, तो काफी अच्छे लगते हैं बिजनेस के। अब दूसरे प्लेयर पे बात करते हैं, इंडिया शेल्टर फाइनेंस। तो इंडिया शेल्टर सेम आपका उसी इंडस्ट्री में आता है, अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री में, जिसमें होम फर्स्ट वगैरह, आवास वगैरह ऑपरेट करते हैं। इस कंपनी का इस साल का ग्रोथ का गाइडेंस कितना है? 30 से 35% का। बिजनेस स्ट्रेटेजी में अगर आप देखोगे तो इंडिया शेल्टर को हम कंपेयर कर सकते हैं SBFC फाइनेंस से, बिकॉज वो कंपनी का भी सेम स्ट्रेटेजी था। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट 15-16 स्टेट्स यूटीज के अंदर उन्होंने अपने ब्रांच एक्सपेंशन कर लिया, मतलब एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। उससे इनिशियली उनके बिजनेस में कॉस्ट ज्यादा आ गया, ऑपरेशन एक्सपेंसेस बढ़ गए। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इंडिया शेल्टर और SBFC उस स्टेज में है जहां पे उनके पुराने ब्रांचेस मैच्योर हो गए, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम है आपका, जिसकी वजह से उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। इसीलिए लास्ट 1-1.5 साल में आप देखोगे तो इन दोनों कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो काफी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू लोन बुक का ग्रोथ। तो ये चीजें चल रही है इंडिया शेल्टर के साथ में भी। अभी इनका रिजल्ट देखते हैं डायरेक्टली Q1 का। सो 8700 करोड़ का AUM है इंडिया शेल्टर का। लोन बुक की ग्रोथ कितनी है? 34% की। गाइडेंस कितना था? 30 से 35%। तो बिल्कुल गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही इन्होंने परफॉर्म किया है। दूसरा पॉइंट, अगर हम इनको कंपेयर करें जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री में, चाहे आप एप्टस से देखो या होम फर्स्ट से देखो, क्या उनसे अच्छा किया है? तो एप्टस का ग्रोथ है 24%, तो उससे काफी अच्छा किया है। होम फर्स्ट का ग्रोथ था 29%, उससे भी काफी अच्छा किया है। बाकी सारे आप बजाज हाउसिंग, आधार, आवास, उनको भी कंपेयर करोगे तो वो सब 20 से 25% के रेट से ग्रो किए हैं। तो सारे प्लेयर्स को आई मीन बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने आउट परफॉर्म किया Q1 के अंदर भी। तो यहां पे तो हम इनको 10 on 10 मार्क्स बिल्कुल दे सकते हैं। देन स्प्रेड का नंबर आप देखोगे तो 6.4% है। स्प्रेड क्या होता है? आपने किस रेट पे मार्केट से पैसा उठाया और किस रेट पे आगे लोन दिया, जो बीच का गैप होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो जितना ज्यादा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी होगी। स्प्रेड है इस कंपनी का 6.4%। आई मीन ऑलरेडी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है ये। एक एप्टस को आप बोल सकते हो जिसका स्प्रेड इससे भी अच्छा है, लेकिन उसका रीजन ये है कि उसका प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग है। वो कंपनी स्मॉल बिजनेस लोन देती है तो उसमें उसको यील्ड भी काफी अच्छा मिलता है। अदरवाइज बाकी किसी भी पीरियड से आप कंपेयर करोगे तो स्प्रेड इस कंपनी के सबसे बेस्ट है। और उसमें और इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। 6.4% का स्प्रेड है। ROA 6% है आपका। ROE का नंबर 17% क्रॉस कर चुका है। इस बिजनेस को जब हम ट्रैक करना स्टार्ट किया था तब 12-13% का ROE था, और वहां से कंसिस्टेंटली ROE इंप्रूव हुआ है। 17% का ROE ये कंपनी क्रॉस कर चुकी है। इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई किसी स्टॉक को, बिजनेस को आप देखते हो ना, तो सिर्फ आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप नहीं देख सकते, बिकॉज मार्केट उसके बेसिस पे रिवॉर्ड नहीं करेगा।
मार्केट रिवॉर्ड करेगा कि इसके मैट्रिक्स फ्यूचर में जाके किस तरीके से हो सकते हैं। सो वही आप देखो 13% का आरओई 17% क्रॉस कर चुका है एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का 43% का ग्रोथ, अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है फिर से इस क्वार्टर में, वाई लेवल पे 43% का ग्रोथ है। एंड लास्ट क्वार्टर इस कंपनी का बेस्ट रहा था हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। फर्स्ट टाइम इन्होंने 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट क्रॉस किया था, 108 करोड़ का पैट था। इस क्वार्टर में इन्होंने उस नंबर को भी बीट कर दिया। जबकि Q1 क्या होता है, Q1 सीजनली वीक क्वार्टर होता है लेंडिंग बिजनेसेस के लिए। तो एक वीक क्वार्टर के अंदर आपने अपने बेस्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म किया, तो इस तरीके से हमको समझना है इस नंबर को। देन कंपनी का और अपडेट वगैरह अगर हम देखें, सो लोन बुक का ग्रोथ डिसबर्समेंट वगैरह अगर आप देखोगे तो -5% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन कोई बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि होम फर्स्ट, एप्टस, इनके जो सिक्वेंशियल डिसबर्समेंट में ग्रोथ थी वो -15 या -20% के आसपास थी, तो वो नंबर ज्यादा खराब था। इंडिया शेल्टर का एक सीजनली वीक क्वार्टर है, हम सबको पता है कि Q4 में आप ज्यादा लोन डिसबर्स करते हो, Q1 में लोन डिसबर्स कम होता है, तो उस वजह से ये -5% है, तो इसमें कोई ऐसा सीरियस कंसर्न नहीं है। ओवरऑल नंबर्स इनके ग्रोथ के पैरामीटर पे काफी अच्छे हैं। जो कंसर्न है वो इस वाले स्लाइड में है, एसेट क्वालिटी के अंदर। इस कंपनी का ग्रॉस एनपी अगर आप देखोगे तो 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड लास्ट काफी सारे क्वार्टर से अभी तक में अगर हम देखें तो ये सबसे शार्प इंक्रीज है, बिकॉज नॉर्मली 5-10 बेसिस पॉइंट से इस कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ता था लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। इस क्वार्टर में 20 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है, 1% से सीधे 1.2%। और इससे भी ज्यादा जो नंबर खराब लग रहा है वो है कंपनी का 30+ डीपीडी। लास्ट क्वार्टर में था 3.1%, इस क्वार्टर में है 4.5%, मतलब मोटा मोटा 1.5% आपका जो 30+ डीपीडी है वो इंक्रीज हो गया लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और यहाँ पे अगर आप इसको होम फर्स्ट से कंपेयर करो, एप्टस से कंपेयर करो, या इवन एचडीएफसी फाइनेंस से कंपेयर करो, इन सब से ये नंबर काफी ज्यादा डिटोरियोरेट हुआ है, बिकॉज उन तीनों कंपनीज का भी डीपीडी बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए होम फर्स्ट वगैरह का आप देखोगे तो 10 बेसिस पॉइंट का बढ़ा है, एसबीएफसी का तो हार्डली फ्लैट ही है, और जो डीपीडी का नंबर उनका बढ़ा है वो 30 बेसिस पॉइंट से 60 बेसिस पॉइंट के रेंज में बढ़ा है। इस कंपनी का डीपीडी ऑलमोस्ट 1.5% इंक्रीज हो गया है। और ऑफ कोर्स आपका कलेक्शन एफिशिएंसी भी नीचे आएगा, बिकॉज मतलब ही वही है, मैं लोन टाइम पे कलेक्ट नहीं कर पाया इसीलिए मेरा ये डीपीडी बढ़ गया। यानी वो कस्टमर जिनकी 2 ईएमआई मिस हो चुकी है वो वाला नंबर अब 3% से 4.5% हो गया है। और अगर एक और ईएमआई मिस होती है तो क्या होगा, मेरा एनपीए का नंबर बढ़ेगा आने वाले क्वार्टर में, तो इस चीज को हमको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बाकी चीजों देखो, जैसे ईल्ड स्प्रेड इस कंपनी का क्यों इंप्रूव हुआ 6.4% 6.2% से, बिकॉज पहली चीज इनका ईल्ड बढ़ गया 14.9 से 15%, यानी जिस रेट पे ये पैसा देते हैं, लोन देते हैं, वो रेट इन्होंने इंक्रीज कर दिया। दूसरा रीजन क्या है, कंपनी का खुद का कॉस्ट कम हो गया, 8.7% पे पहले ये पैसा उठाते थे, अब ये 8.6% पे उठाते हैं, तो मेरा खुद का कॉस्ट भी कम हो गया, प्लस जो रेट में चार्ज करता था वो भी बढ़ा दिया, तो दोनों का मुझे बेनिफिट स्प्रेड के अंदर मिल गया। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह काफी अच्छी रही है कंपनी की। हाँ, एसेट क्वालिटी जो है वहां पे ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिला है। तो किस तरीके के नंबर्स हैं इंडिया शेल्टर के, सो आई मीन वैसे अगर आप देखो ना, ये एसेट क्वालिटी वाला पार्ट अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें तब ये कंपनी के ऑल टाइम बेस्ट नंबर्स हम इसको बोल सकते हैं अभी तक के, बिकॉज चाहे आरओई का नंबर आप देखो, आरओए का नंबर देखो, ईल्ड देखो, स्प्रेड देखो, एयूएम ग्रोथ देखो, पैड ग्रोथ देखो, हर एक मैट्रिक पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन लैंडिंग बिजनेस में हमने बार बार डिस्कस किया कि एसेट क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो बिजनेस को पूरा डिरेल कर सकती है। तो ये जो स्पाइक देखने को मिला है डीपीटी के अंदर वो जरूर थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। क्या बहुत कंसर्निंग है, अभी के बेसिस पे नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि ये Q1 सीजनली ऐसा ही गया है। आप चाहे कितने सारे बैंक्स को देखो, एनबीएफसी को देखो, सबका डीपीडी का नंबर बढ़ा है, थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए का नंबर भी बढ़ा है। हाँ, इनके लिए स्पाइक थोड़ा ज्यादा जरूर है, बट आई मीन कुछ बहुत ऐसा रेड फ्लैग जैसा है अभी तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने एसबीएफसी के केस में भी देखा था, होम फर्स्ट के केस में भी देखा था कि डीपीडी का नंबर काफी ज्यादा लगा था, बट उनके उनके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जस्ट सीजनैलिटी का पार्ट है ये। एक मंथ ऐसा जरूर गया था जहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी डिप हुई थी, पर्टिकुलरली अप्रैल के अंदर, माइट भी इस कंपनी के लिए भी वही सेम चीज हुई हो। अदरवाइज उन दोनों की मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा। एसेट क्वालिटी में कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रेस नहीं देख रहे हैं, ना ही हम किसी ज्योग्राफी के अंदर, ना ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर। तो अगर सेम तरीके की कमेंट्री इनकी भी रहती है, इंडिया शेल्टर की मैनेजमेंट की भी रहती है, तब तो आई मीन कोई कंसर्न ही नहीं है, फिर तो चीजें ठीक है, बिकॉज ओवरऑल रिजल्ट तो इस कंपनी के ब्लॉकबस्टर आए हैं एक तरीके के। और क्योंकि उन कंपनीज के बाकी लेंडर्स के एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम दिखा, उसकी वजह से आप देखोगे उनके स्टॉक तो गिरे, इंडिया शेल्टर का स्टॉक भी जो ऑल टाइम हाई लगाया था अभी हार्डली 1-2 हफ्ते पहले 1010-15 रुपीज का इन्होंने ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां से करेक्ट होकर 860-870 के आसपास आ गया है।
हालांकि एक चीज अच्छी ये हुई है कि इसका वैल्यूएशन और सस्ता हो गया, प्राइस टू बुक इस स्टॉक का अब 3.4 के आसपास आ गया है। तो अगर कल के कॉन कॉल में मैनेजमेंट इस चीज पे कॉन्फिडेंस दे देता है कि कोई सीरियस स्ट्रेस नहीं है, जस्ट सीजनैलिटी की वजह से हमारे ये डीपीडी के नंबर बढ़े हैं, तब तो आई मीन बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन और सस्ता हो गया स्टॉक का, और आरओई 17%। एक और चीज आपको आरओई पे ध्यान रखनी है कि इनका आरओई और बढ़ सकता है यहां से, क्योंकि अभी लेवरेज कितना है इंडिया शेल्टर का 2.9। मैनेजमेंट ने बोला है कि जब तक हमारा लेवरेज 4 नहीं जाता है ना, तब तक हम फंड रेजिंग का कोई प्लान नहीं करेंगे, यानी तब तक लेवरेज बढ़ता रहेगा, तो तब तक आरओई के बढ़ने का और स्कोप है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक एप्टेस ही ऐसा है, इसके इंडिया शेल्टर से भी ज्यादा अच्छे आरओई है, 20% से ज्यादा का आरओई है। लेकिन अगेन उसका वो रीजन क्या है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सेगमेंट बिल्कुल अलग है। ये कंपनी कोई भी उस तरीके के सेगमेंट में डील नहीं करती है, वो एप्टेस ही करता है, तो उसको यील्ड अच्छा मिलता है, इसीलिए उसका आरओई इंडिया शेल्टर से भी अच्छा है। लेकिन इंडिया शेल्टर उसके आरओई को भी बीट कर सकता है, वो भी 100% सिक्योर्ड और अपने इसी इसी सेम सेगमेंट के अंदर डील करते हुए। तो यहाँ पे इस कंपनी का री रेटिंग का चांस अभी भी काफी अच्छा है। बस वही चाहिए कि कल का कॉन कॉल अच्छा हो जाए, मैनेजमेंट ठीक चीजें बता दे, उस पर कोई ऐसा सीरियस स्ट्रेस ना हो, तो उसको एक बार सुनेंगे अच्छे से, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे आगे का कैसे प्रोस्पेक्ट्स है। कोई सीरियस रेड फ्लैग अभी बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज हमने पास्ट में लेंडर्स के साथ में देखा है और सीजनैलिटी का एक पार्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, ज्यादा क्लैरिटी हमको कॉन कॉल के बाद मिलेगा, तो कॉन कॉल इसका हो जाएगा, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।